चलो मैं स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ध्यान दो भाई, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो किया दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब क्या? तो भाई क्या रिलीज होगा अगर Na+ है H+ है, उन दोनों में से H+ मतलब हाइड्रोजन गैस बनके रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि अगर हाइड्रोजन रिलीज हो रही है तो वो कितनी हो रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये एकदम सिंपल है, ध्यान देंगे, छोटी सी डेफिनेशन है, कोई बात नहीं करेगा। डेरिवेशन है, डेफिनेशन नहीं। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। नाउ फैराडेज फर्स्ट लॉ स्टेट्स व्हाट? देखो भाई, हम लोग देखने वाले अमाउंट या फिर मास। ठीक है, अब इसमें लेट अस से कि मैंने एक कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइसिस करते वक्त, ठीक है, यहाँ पे जो करंट पास कर रहा हूँ और यहाँ पे जो करंट पास कर रहा हूँ, ठीक है, ये तुम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है भाई, ये मतलब सिर्फ डेरिवेशन लिखना है। ओके, लेट अस से कि इस इलेक्ट्रोलाइट में से मैंने 5 एम्पियर का करंट पास किया, इसमें जो करंट पास कर रहा हूँ वो 5 एम्पियर का जा रहा है, चलो ठीक है, एंड इसमें जो करंट पास कर रहा हूँ वो 1 एम्पियर का पास कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? कहाँ पे ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट या फिर गैस फॉर्म में लिबरेट होगी? 5 एम्पियर। समझ में आ रहा है? सो वी कैन से दैट मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आए। ठीक है, करंट अगर बढ़ाऊंगा तो मास ज्यादा डिपॉजिट होगा, इसमें कोई दिक्कत? अब लेट अस से कि मैंने दोनों तरफ 5-5 एम्पियर ही पास किए, बट यहाँ पे मैंने ये करंट 1 मिनट के लिए पास किया और यहाँ पे मैंने करंट 10 मिनट के लिए पास किया। कहाँ पे ज्यादा डिपोजिशन होगा? 10 मिनट में। करंट अगर सेम होगा तो इट विल डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट मास डिपॉजिटेड डिपेंड्स ऑन करंट पास्ड एंड फॉर द टाइम फॉर विच इट इज बीइंग पास्ड। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, तो ये फैराडेज फर्स्ट लॉ है। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो W इज इक्वल टू W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। I इंटू डी इज नथिंग बट चार्ज। समझ में आ रहा है? ये इतना तो आता ही है तुम लोगों को। एंड अगर प्रोपोर्शनलिटी निकालने जाओ तो कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं Z। क्या यूज करेंगे? ध्यान दो भाई, Z इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल, Z इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास। क्या? मास, W मास डिपॉजिटेड। अरे ये लिखो मत, पहले फैराडेज फर्स्ट लॉ लिखेंगे ना। हाँ, मतलब स्टेटमेंट चाहिए होगा तो बाद में लिखोगे तो भी कुछ फर्क नहीं है, बट ठीक है। ए इधर तक कोई दिक्कत? तो दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ। चलो बस स्टेटमेंट लिखो, डायग्राम बनाने की वैसे जरूरत है नहीं, ठीक है, ये इधर से डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। ओके, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट Faraday's first law states that the amount of substance deposited, the amount of states that the amount of substance deposited, the amount of substance deposited or liberated, solid deposit होता है, गैस liberate होती है, और liberated, ठीक है, at any electrode is directly proportional to the amount of current passed, and the time for which it is passed. The amount of current passed and the time for which it is passed. ठीक है, ओके।
उसके बाद ये दो लिख दो, ये नीचे का ही पार्ट, डायग्राम कुछ काम की नहीं है, वो जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए दिया था। लॉ एकदम सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब ये z जो है, इस कांस्टेंट का अपने को मतलब फॉर्मूला निकालना है, फिर वैल्यू निकालनी है, समझ में आ रहा है? तो पहले z का मीनिंग जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो फिजिक्स में अगर कोई ऐसा कांस्टेंट आ गया तुम्हारे सामने, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए तुम लोग क्या करते हो? हाँ, यूनिट मतलब अच्छा, हाँ यस करेक्ट, मतलब जो भी वेरिएबल्स है उनको यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, 1 यूनिट में, ठीक है। मतलब अगर मैंने करंट, चलो लेट करंट पास्ट इज 1 एम्पियर एंड टाइम पास्ट इज 1 सेकेंड, समझ में आ रहा है? अगर मैं ये दोनों वेरिएबल्स 1 1 कर दूं, यूनिटी कर दूं, ठीक है, तो W इज इक्वल टू Z, दिख रहा है तुम लोगों को ना? बिकॉज आई एन टी दोनों के दोनों क्या हो गए? 1 एम्पियर हो गए, 1 एम्पियर 1 सेकेंड, ठीक है। तो Z इज, चलो लिख देते पहले, तो W इज इक्वल टू ZIT एंड I और T अगर दोनों के दोनों 1 1 कर दिए तो W इज इक्वल टू Z, समझ में आ रहा है? तो Z की डेफिनेशन क्या हो गई भाई? Z इज द मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 एम्पियर चार्ज फॉर 1 सेकेंड इज बीइंग पास्ड। ये डेफिनेशन समझे इसकी कैसे हो रही है? पक्का? ठीक है। अब मुझे बताओ 1 एम्पियर पास्ड फॉर 1 सेकेंड इज हाउ मच चार्ज? 1 कूलम। क्या हो जाता है वो? 1 कूलम, पता है ना बे? ओके, तो चार्ज अगर यहाँ पे मैंने देखा तो Q इज इक्वल टू 1 एम्पियर टाइम्स 1 सेकेंड विच इज नथिंग बट 1 एम्पियर सेकेंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 कूलम। पता है ना भाई इतना सबको? ओके, तो लिख दो बेट Z की डेफिनेशन। It is the mass of substance deposited. It is the mass of substance deposited or liberated when it is the mass of substance deposited or liberated when 1 ampere current is passed for 1 second, when 1 ampere current is passed for 1 second, 1 ampere current is passed for 1 second, ब्रैकेट में लिखना 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम चार्ज। इसमें कोई दिक्कत? हाँ, ये मतलब सीईटी में ये भी आया है कि Z का मीनिंग क्या रहता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास, ये आंसर था। समझ में आ रहा है? ठीक है, घटिया एग्जाम है, बहुत घटिया एग्जाम है। तो हाँ, तो जिन लोगों को छापने की जरूरत पड़ रही है, मतलब वो सॉरी मतलब तुझे ही देखा जा रहा है क्योंकि तू मिल गया बेचारा, हाँ, बट मतलब ऐसे बहुत मिलेंगे और 4-5 तो मिल ही जाएंगे तुम लोगों में भी, ठीक है। जिन लोगों को जेई की क्वेश्चंस छापने की जरूरत पड़ रही है, एटलीस्ट पहले ये खुद से सॉल्व करो, ठीक है। ओके, सबको नहीं बोल रहा हूँ मैं कि होमवर्क सबका अगर दिखा तो मार ही खाओगे सालो, ठीक है। हाँ, एक आध दिन बीच में घुसेड़ दिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कि मतलब अगर तुम लोगों को बड़ा कंटाला आ रहा है, मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी करना है, ठीक है, उस दिन तो साला मैथ्स के भी, हाँ तो नहीं, तो ऐसे कर दो ऑल्टरनेट के, किसी एक दिन केमिस्ट्री, नहीं ABCD में कुछ नहीं करने का, चुप बैठो। हाँ, वो फिर बाद में चेक करने वाले को कुछ समझेगा नहीं किसने क्या छापा है और किसने नहीं छापा है, क्या नहीं मुझे भी प्रॉब्लम, मुझे क्या समझेगा फिर क्या कर रहे हैं, मतलब अभी उसका मेरे को समझ में आ गया कि उसने मतलब नहीं समझ के किया, मतलब ऐसे डायरेक्ट, तो वैसे किसने क्या किया मुझे कैसे समझेगा ना बे? नहीं वो सिंसियर कोई नहीं रहता भाई, जिसको कंटाला आने लग गया ना फिर एक दिन किया ना तो वो हमेशा करने लग जाते हो, मतलब ऐसे बुरी आदतें यहाँ से ही शुरू होती है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार तुम लोगों ने ऐसे कुछ किया ना उल्टा सुल्टा, तो उधर से बाद में लगता है कि अरे यार चलना यार आज भी कंटाला आ रहा है, हाँ बस, हाँ ठीक है। तो बुरी आदतें ऐसे ही शुरू होती है, मुझे पता है, मेरे पास बहुत है बुरी आदतें। अब देखो मैं तो इधर तक कोई दिक्कत, तो अभी अपने को ये Z का फिजिकल फॉर्म मिल गया, तभी Z का मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करना है, मतलब कि भाई इसको निकाले कैसे, ठीक है। Z की डेफिनेशन क्या है? मास डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम इज बीइंग पास, समझ में आ रहा है?
ठीक है, तो 1 कूलम में कितना मास डिपॉजिट होता है वो अपने को अभी निकालना है। ध्यान देंगे भाई, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, Z की मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है, कि 1 कूलम में कितना मास डिपॉजिट होगा। बताओ व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन? 1.6 × 10⁻19 कूलम्स, ये सबको पता है। व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 फैराडे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1 फैराडे, ठीक है, यस। तो हाँ, करेक्ट। तो देखो भाई, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे, ये सबको पता है। ओके, ठीक है, इधर से हम लोग रिलेशन, क्योंकि भाई इधर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, वो आयंस लेते हैं एंड फिर बाद में वो डिपॉजिट होते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो मुझे बताओ व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 मोल Na+, ए देखो बे 1 फैराडे, यस वही है, मतलब है ना। अब देखो बे, ये एक्चुअली चार्ज ऑन 1 मोल Na+, मतलब चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ Na+ भी है। तो 1 मोल Na+ अगर डिपॉजिट करना है तो 1 फैराडे। अब मुझे बताओ, ठीक है, ये कब किया है मैंने, मतलब ये क्या, कौन सा फॉर्मूला? अच्छा, NFE, हाँ, तो ये अलग है ना, बट ठीक है ना, मतलब अभी हम लोग है ना वर्क डन नहीं निकाल रहे या फिर क्यों नहीं निकाल रहे, उस टाइम पे हम लोग सिर्फ चार्ज निकाल रहे थे, बराबर। अब चार्ज हो गया, चार्ज मतलब तुम लोगों को पता है NF आएगा, ठीक है। अभी हम लोग मास निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो तो जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो 1 मोल Mg2 + 2 फैराडे एंड 1 मोल मेटल N + N फैराडे, इतना पता है, ओके। बट अभी हम लोगों को चार्ज नहीं चाहिए, तभी हम लोग चार्ज निकाल रहे थे। अभी हम लोगों को क्या चाहिए? मास चाहिए। मुझे बताओ व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस? हाँ, क्या? नहीं, मोलार मास, हाँ, मोलार मास की डेफिनेशन है वो, ठीक है क्या? हाँ, तो डेफिनेशन में पूछ रहा हूँ ना, बट मतलब मोलार मास, अरे क्योंकि सब अलग अलग है ना बे, इसका 23 आएगा, इसका 24 आएगा, इसका जो भी रहेगा वो रहेगा, समझा कुछ? तो 1 मोल का मास क्या रहता है? मोलार मास। तो मोलार मास डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडेज लग रहे हैं? N फैराडे, वेयर N इज व्हाट? N फैक्टर, ठीक है, Na+, Mg2+ आयंस के ऊपर वो N फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोलार मास, इधर से अपने को पता चला कि भाई अगर मुझे मोलार मास डिपॉजिट करना है, देयरफॉर टू डिपॉजिट मोलार मास we require N फैराडे। N फैराडे is nothing but N into 96,500 कूलम्स। यहां तक कोई दिक्कत? अपने को कितने कूलम को डिपॉजिट, मतलब अपने को कितने कूलम पे मास चाहिए था? 1 कूलम पे। अरे समझ में आ रहा है? तो N into 96,500 में मोलार मास डिपॉजिट होता है, तो 1 कूलम में कितना डिपॉजिट होगा? तो Z होगा, समझा ना। अब Z की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Z उधर गया, 1 into मोलार मास अपॉन NF, वेरी नाइस। तो Z इज इक्वल टू मोलार मास, कैपिटल M लिख दो सिर्फ, अपॉन N into 96,500 विच कैन बी रिटन एज फैराडे, F लिख सकते हैं ना इसको। तो ये आ गया तुम लोगों को Z का फिजिकल फॉर्म, सॉरी मैथमेटिकल फॉर्म, समझे? इसको भी ऊपर पुट करेंगे। पहला फॉर्मूला ओरिजिनल क्या आ गया था भाई? W इज इक्वल टू ZIT, जिसमें अपने को I और T तो मिल जाएगा, Z की वैल्यू पता नहीं थी जो हम लोगों ने डिराइव की, समझे? अब वो अगर मैं वहां पे पुट कर दूं तो W इज इक्वल टू M/N, हाँ, तो W इज इक्वल टू MIT अपॉन NF। कोई भी दिक्कत? ये समझा? लिख दो। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो तुम लोगों को याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ देखो, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, O2 गैस विल बी इवॉल्व्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ, समझा? O2 गैस एनोड के ऊपर जाती है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, पहला वाला तो बिल्कुल नहीं है, हाँ, AgNO3 यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड, तो वो भाई मतलब सिल्वर प्लेटिंग का काम होता है, पता है ना? ओके। दूसरे वाले में DNC, वेरी नाइस। एंड D वाला हाई करंट डेंसिटी पे वो H2O2 बनाने की प्रोसेस, समझा? तो ये ऐसे ऑप्शंस आते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर, और कुछ नहीं आता, ठीक है। लास्ट टाइम का लेक्चर इतना ही था। एंड हाँ, वो छोड़ो, ये वाला तुम लोगों को करना है, होमवर्क दिया ना जो प्राइमरी सेल एंड ऑल,
बैटरीज, हाँ वो बाद में देखेंगे, अभी नहीं, रुक गया। नहीं वो तुम लोग बहुत टाइम पास की बातें कर रहे हो रे आजकल सालों। हाँ मुझे क्या समझ में नहीं आता। ये वाला हम लोग कर सकते हैं एक्चुअली, बट ये तुम लोगों को थोड़ा दिखाना पड़ेगा। पहले थोड़ा सिंपल लेते हैं, रुको। ये है, चलो करो सॉल्व। सब डेटा दिया रहता है, ठीक है। फॉर्मूला एकदम MIT अप, हाँ टाइम सेकंड ऑब्वियसली, एम्पियर सेकंड ना, मतलब कूलम्स में कर रहे हैं तो सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके चलो भाई हैंड रेस करेंगे सब जन। बस भाई मतलब 3 मिनट हो गया, होने आ गए, बहुत हो गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो बी में मेजॉरिटी दी, ठीक है। ओके अब कैलकुलेशन में किधर क्या मिस्टेक की है वो एक बार चेक कर लो बे। ए आने वालों को मेरे ख्याल से तुम लोगों ने पूरा AlCl3 का मास ले लिया होगा, वहां पे मिस्टेक हो गई, ठीक है। दे आर आस्किंग अबाउट एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का ही मास लो, ठीक है। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू M क्या है 27 इंटू I क्या है 2 इंटू 60 इंटू 30 अपॉन N फैक्टर 3 एल्यूमिनियम का रहता है अपॉन 96500। ये कट, ठीक है। बाकी इसको डिवाइड कर दे बैठना, बी आंसर आ जाएगा फिर, ऐसे समझे। नेक्स्ट, और कुछ बताने के किसी कुछ डाउट? ये सिंपल सा घटिया सा क्वेश्चन रहता है, एकदम इजीली हो जाता है, ठीक है। 55% लोगों को तो आ ही रहा है। मस्त है एप्लीकेशन ये साला, टाइम पास है। ये सब हम लोग अच्छे खासे करके हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें। ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से ना इसका है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, इसका अरे सॉरी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, माय बैड। हाँ ये करो बस, हो गया फिर बाद में, बहुत हो गया। वो देखो, और जो मैंने गलती से बोल दिया था ना, जो सीटी में आया था वो सीटी में नहीं आया था बे, वो जेई में आया है। हाँ ये वही क्वेश्चन है। हाँ चलो आगे क्या, अरे ओरली आंसर देने जैसा है बे, मतलब इतना घटिया क्वेश्चन था कि मेरे को लगा था सीटी में पूछा है, बट वो जेई में आया है, माय गॉड। ठीक है, तो अभी गलत है तो मजा आ जाती है। ज्यादा कुछ मत हो घटिया नंबर देख के, चुप बैठो यहाँ पे। हाँ बराबर, करेक्ट, यस। चलो हाँ नहीं ये हो गया। रुको, हाँ तो जो अच्छा क्वेश्चन था ना, जो मैंने बोला ये तुम लोग डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, मतलब मत करो डायरेक्ट, डिफिकल्ट लगेगा, वो कर लेते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। ये वाला ट्राई मारो, नहीं आएगा शायद से तुम लोगों को, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा क्या करना है। चलो अब देखो, ध्यान दो। पहली बात, यहां पर pH is changing from 7 to 12, ठीक है। रुको अभी बातें नहीं होगी। कौन सा pH बन रहा है, एसिडिक या बेसिक? बेसिक बन रहा है। ध्यान दो बे, बातें मत करो आपस में जरा, मतलब खुद से भी तुम लोगों को भी सोचने लगा रहा हूँ, और कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो पहले बेसिक में जा रहा है, मतलब क्या बढ़ते जा रहा है, OH माइनस बढ़ते जा रहा है, क्या कम होते जा रहा है। और ये हम लोगों ने कल पढ़ा है, मतलब NaCl में H+ निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, सोल्यूशन बेसिक बनता है, समझ में आया। तो H+ कितना बड़ा वो निकालने के बदले OH माइनस कितना बड़ा वो भी हम लोग वैसे भी कोरिलेट कर सकते हैं ना बे। तो OH माइनस किधर से किधर जा रहे हैं वो निकालता है। ध्यान देंगे बे। तो पहले pH था 7 pH पे 10⁻⁻7 H+ है, ठीक है। तो यही pH POH भी है ना बे, तो यही pH को POH ही पकड़ लेते, चलेगा। तो पहले POH 7 था, तो OH माइनस 10⁻⁻7 था। अब POH कितना हुआ, 2 हुआ, तो OH माइनस कितना बना, ये OH माइनस है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। इसमें कोई दिक्कत? तो मुझे बताओ OH माइनस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। ये pH 7, ये pH 12,
फॉलोड OH माइनस बढ़ रहा है। तो पहली बात ये OH माइनस बढ़ रहा क्यों है? इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, बराबर है कि नहीं? अब OH माइनस कितना बढ़ेगा? जितना इलेक्ट्रोलाइसिस में करंट यूज होगा। तो OH माइनस कितना बढ़ा वो निकालना है पहले। अरे फॉलो हुआ? तो OH माइनस कितना बढ़ा? तो डेल्टा OH माइनस करते चलो। डेल्टा OH माइनस इज 10⁻² माइनस 10⁻⁻, विच इज इक्वल टू, इधर तो कोई दिक्कत। अब मोलार से तो कैलकुलेशन नहीं होगा, मोलार से मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अपॉन वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? तो मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। मोलारिटी कितना है? 10⁻² इनटू 0.6 इन लीटर्स। मस्त क्वेश्चन है ये। तो ये आंसर आ रहा है 6 इंटू 10⁻³ इसमें कोई दिक्कत? पक्का? अब अपने को ढूंढना क्या है? ढूंढना क्या है? करंट ढूंढना है, समझ में आ रहा है? तो करंट अगर ढूंढना है यहां पे लिख दूं W इज इक्वल टू MIT बाय NF। समझे? अपने को करंट ढूंढना है। टाइम दिया है, किधर दिया है, कितना दिया है? अच्छा 5 मिनट, मतलब 5 इंटू 300 60, 300 सेकेंड्स दिया है। F पता है? ओके। N पता है? वेरी नाइस, 1। हाँ, OH माइनस का 1। W पता है? ओके, इतनी मेहनत क्यों ले रहे हो? अगर मैं W बाय M कर दूं, मास अपॉन मोलार मास, क्या बनता है? आ गए न अपने पास नंबर ऑफ मोल्स। अरे नंबर ऑफ मोल्स निकाला है ना, तो क्यों मतलब वापस उसको मोलार मास से मल्टीप्लाई करोगे, वापस मोलार मास से डिवाइड करोगे? समझा? सीधा खाओ ऐसे, मतलब उल्टा मत जाओ। तो विच इज इक्वल टू IT बाय NF, विच कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू IT बाय N फैक्टर F। चलेगा ना अभी वो? नहीं तो N दो हो जाएंगे, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, ये अपना एक और एक फॉर्मूला बन गया। ये समझे क्या? ओके, तो अभी इसमें वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो, फिर बाद में करते हैं। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, मीन्स लेवल का तो नहीं है। ओके चलो आंसर ले लेते हैं। ठीक बा? ओके, क्या? हाँ, तो डिफिकल्ट था ना, मतलब वैसे थोड़ी ना इजी है। यस, तुम लोगों को भी किधर आया? इधर 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 रेशियो 0% था पे। इधर क्या ऐसे शॉक हो रहे हो? शॉकिंग कुछ नहीं है इसमें। अब चलो, तो हाँ, इसमें थोड़ा सा और चेंजेस कर लेते हैं फिर। तो W बाय M इज इक्वल टू IT बाय NF, IT बाय N फैक्टर F। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू IT बाय N फैक्टर F। ठीक है, अब N इंटू N फैक्टर क्या बनता है? हाँ क्या? नहीं रे बाबा, नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिलते हैं। हाँ, तो यहां से दूसरा फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू IT बाय F। ये हम लोग यूज करेंगे फैराडेज सेकंड लॉ के लिए। हाँ, तो ये आगे का भी लिख दो ना, मतलब एग्जाम में डायरेक्ट तो दिमाग चल सकता है, बट स्टिल लिखा हुआ अच्छा है। ठीक है, ए बुक्स में ये ऊपर वाला ओरिजिनल फॉर्मूला है, MIT अपॉन NF। एक बार मार्क्स का भी सोल्यूशन देख लेते हैं, कभी कभार है ना वो ज्यादा इजियर मेथड्स बताते हैं, मतलब कुछ तो ऐसे नहीं, कभी कभार उनकी मेथड सच में अच्छी रहती है, मतलब बहुत बार देखा है मैंने, कभी कभार बकवास भी रहती है। एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ रहेगा तो। सेम ही है, मतलब ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही है। उन्होंने उल्टा मास को भी लिया है क्या? नहीं, उन्होंने पूरा ही सॉल्व किया। उन्होंने 1000 से मतलब मोलार मास, हाँ, वॉल्यूम को सिर्फ 1000 से डिवाइड किया है। हम लोगों ने डायरेक्ट 0.6 ले लिया था। सेम ही मेथड है, कुछ इजियर मेथड है। ठीक है, छोड़ो। अब इधर तो भी दिक्कत ये समझा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद फैराडेज सेकंड लॉ। चलो, फैराडेज सेकंड लॉ। अब फैराडेज सेकंड लॉ क्या बोलता है? अगर मैं किसी सेल में से
सेम करंट सेम टाइम के लिए पास करूं। ठीक है, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। अभी ये दोनों को एक ही सेम बैटरी कनेक्टेड है, मतलब सेम करंट पास होगा। एंड जब स्विच ऑन करूंगा स्विच ऑफ करूंगा सेम टाइम पे ही दोनों का करंट कट ऑफ होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर किसी बैटरी में से सेम करंट सेम टाइम के लिए पास किया जाए, ठीक है, तो एनोड कैथोड या फिर दो इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड 1 इलेक्ट्रोड 2, ठीक है, इलेक्ट्रोड 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है वो हम लोगों को देखना है। समझ पा रहे हो? ओके, तो अब ज़्यादा बकवास नहीं करते, यहाँ तक हम लोगों ने डायरेक्ट डिराइव कर ही लिया है। यही डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूँ, यही यूज कर रहे हैं, मतलब सेकंड लॉ में यूज होगा बोला था ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज इक्वल टू IT बाय F at electrode 1 and number of equivalents deposited at electrode 2 is IT by F। कुछ समझ पा रहे हो? अब अगर मैंने सेम करंट पास किया है, I is constant in both, T भी सेम है, ओके, एंड फैराडे भी कांस्टेंट ही है ना भाई, 96500 कूलम्स। हाँ, समझा क्या? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एट 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एट 2, जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। समझ में आ रहा है? रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था, सेम टू सेम है। अरे ये इधर रिएक्शन ही हो रही है ना एट द एंड ऑफ द डे, तो रिएक्शन में हमेशा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो ये फैराडेज लॉ के हिसाब से आया और कुछ नहीं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 2, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड पे सेम इक्विवेलेंट्स रिलीज होंगे, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स? नहीं, वो नहीं, ओरिजिनल फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। सही बोला। देखो भाई, नंबर ऑफ मोल्स का क्या रहता है? गिवन मास अपॉन मोलार मास। इसका रहता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इसको बुक्स में W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2 ये भी बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम लोग कम यूज करोगे, तुम लोगों के पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के और बहुत सारे फॉर्मूलास है, जैसे n इंटू एन फैक्टर, ठीक है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, नॉर्मल इंटू वॉल्यूम, ठीक है, वो सब ज्यादा यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। ओके, इसमें कोई दिक्कत? हाँ, स्टेटमेंट ले लो, स्टेटमेंट ले लो, बताओ। व्हेन फैराडेज सेकंड लॉ का स्टेटमेंट, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट is passed for same amount of time, is passed for same amount of time through two different cells, then same equivalents of substances are deposited at each electrode. Then same equivalents of substance is deposited at each electrode. Same equivalents of substance is deposited at each electrode. ये देखो भाई, टू डिफरेंट सेल्स का मीनिंग क्या रहता है? कभी कभार ऐसा भी किया जा सकता है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इसके एनोड को इसके कैथोड से कनेक्ट कर दिया, एंड इन दोनों के, मतलब इसके कैथोड को इसके एनोड से कनेक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? ये कोई ऐसा कनेक्शन हो गया, सीरीज में कनेक्शन हो गया। अरे समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? तो यहाँ पे ऐसे टाइम पे भी इलेक्ट्रोड 1, इलेक्ट्रोड 2, इलेक्ट्रोड 3, इलेक्ट्रोड 4 क्या आएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू, एंड आउट
तो फैराडे सेकंड लॉ ऐसे भी यूज हो सकता है, ठीक है। चलो लिख दो। हाँ बना सकते हो, मतलब तुम्हारे रेफरेंस के लिए बना सकते हो। अगर ये सेकंड डायग्राम बना ली तो उधर भी लिख देना बे, इलेक्ट्रोड 1 2 3 4 सारे के इक्विवेलेंट सेम रहते हैं, ठीक है। देखो बे कर रहा हूँ, रुक ना। अच्छा अब देखो, इक्विवेलेंस जनरली अपने को बताता है कि वो कितनी बार रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एन फैक्टर को इज आल्सो कॉल्ड एज वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अगर मैं HCl लूं तो HCl का 1 मोल NaOH के साथ, क्योंकि मतलब उसके रिएक्टिंग पार्ट के साथ ही ऑब्वियसली, ठीक है, एक ही बार रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा NaCl प्लस H2 बराबर। तो इसका 1 मोल ही एक इक्विवेलेंट रहता है, तो इसका मोलार मास ही इसका इक्विवेलेंट मास भी आता है। मतलब HCl का अगर मैं 35.5 ग्राम यूज कर रहा हूं तो वो एक ही बार रिएक्ट करेगा, मतलब पूरा का पूरा 35.5 ग्राम्स एक ही बार में कंप्लीट रिएक्ट करेगा। तो 1 मोल इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट। उसी बदले इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ H2SO4, ये कितनी बार रिएक्ट करता है? 2 बार। मतलब पहली बार जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा NaHSO4 प्लस H2O। फिर बाद में दूसरी बार जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Na2SO4। समझ में आ रहा है? मतलब H2SO4 का 1 मोल 2 बार रिएक्ट करता है, मतलब उसके अंदर 2 इक्विवेलेंट रिएक्टिंग पार्ट है, समझा? तो अभी मैं अगर मोलार मास कितना है H2SO4 का 98, ठीक है, तो 98 ग्राम है, तो पहले रिएक्शन में कितना यूज हो रहा है? आधा यूज हो रहा है। मतलब 98 का आधा कितना हो जाता है? मतलब अगर H2SO4 का मैं एक इक्विवेलेंट बोलूं तो सिर्फ 49 ग्राम्स ही है, इसलिए हम लोग उसको 2 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज वो 2 से रिएक्ट करता है। मतलब इक्विवेलेंट मास फिर इसका 49 हो गया। इक्विवेलेंट मतलब वो कितनी बार रिएक्ट करता है। H3PO4 का एन फैक्टर हम लोग 3 लिखते हैं बिकॉज वो 3 बार रिएक्ट करता है। NaOH का एन फैक्टर 1 है क्योंकि वो एक ही बार रिएक्ट करता है, बट MgOH ट्वाइस का 2 हो जाता है क्योंकि वो 2 बार रिएक्ट करता है। यहाँ पे हम लोग CO2 प्लस का एन फैक्टर 2 लेते हैं बिकॉज ये एक बार रिएक्ट करके एक इलेक्ट्रॉन के साथ जब कंबाइन होता है तो ये Cu+1 बनाता है, वापस कंबाइन होकर Cu बनाता है, 2 बार रिएक्शन हो गई। Al का भी एन फैक्टर हम लोग हमेशा 3 लेते हैं बिकॉज वो 3 इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक के बाद एक 3 बार रिएक्ट करता है। तो इक्विवेलेंट वो रहता है कि भाई वो कितनी बार रिएक्ट कर सकता है। एंड एक इक्विवेलेंट मतलब एक बार रिएक्ट करने वाली स्पीशीज का मास, वैसा, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स रेडॉक्स फॉर्म ही नहीं करते ना, जनरल रेडॉक्स रिएक्शन में ऐसे होता है, वैसा। यस डन, यहां तक हो गया। इसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ ना, हाँ क्या बात? तुम लोग ऐसे प्लान करते हो ना, मतलब कि मोदी पूछेगा, गाली वो खाएगा चलेगा। हाँ अभी मतलब, हाँ अभी सर को भी आदत हो गई है, मैं देखते रहता हूँ ऐसे, मतलब मोदी को सब जने से उकसाते रहता है। हाँ चलो, वो मोदी भी मतलब एड़े जैसा पूछते रहता है। ये देखो घटिया सा क्वेश्चन, गारंटी ये तुम्हारा रॉन्ग जाएगा। कुछ भी बता कर रहा है। कावड़े ऐसे मारूंगा ना मैं तुझे। इससे घटिया क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, बट तुम लोगों का रॉन्ग जाएगा। पहले सोचो आराम से, टेक योर टाइम, ठीक है, जरा घाई मत करो, फिर बाद में देखेंगे। अरे यार
क्या फिर क्या मतलब है अभी? अरे याद है तुम लोगों को? हाँ ओके, अच्छा आ गया भाई आंसर। तुझे कैसे पता है? तू किधर चेक कर रहा है? वो उसके पास टैबलेट है ना, मैं टैबलेट पे ओपन करके बैठा है ना वो ना। नहीं वही तो, मुझे विश्वास ही नहीं है तेरे ऊपर। हो गया, आंसर आ गया। क्या टाइप कर रहे हैं? करेक्ट है आंसर। क्या? हाँ, क्योंकि यहाँ पे ग्राम एटम्स में ही गलती हो जाती है, याद रखना बे कि ग्राम एटम इज मोल, ठीक है, वही गलती हो जाती है और कुछ नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन जिन लोगों को भी मतलब ऐसे कुछ डाउट रहेगा देख लो। अब जनरली कैसे रहता है, Cu2+ को डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे लगते हैं, 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए। अभी हम लोगों ने किया था Mg2+ को 2 फैराडे, वैसा Cu2+ को भी 2 फैराडे 1 मोल के लिए। इतने, इसमें कोई दिक्कत? तो 1 फैराडे विल करस्पॉन्ड टू हाफ मोल, समझा? 10⁻⁻1 के टर्म्स में लिखना है इसलिए 5। इतना सिर्फ याद रखना, ग्राम एटम जब लिखा हो तो वो मोल रहता है, और वो हमेशा ग्राम एटम ग्राम लिखा रहता है बे, नहीं तो ग्राम कभी लिखा नहीं जाता, जी लिखा जाता है। वो पहचानने के लिए भी यूज होता है। एंड जब कभी पूछा हो कि कितने ग्राम्स डिपॉजिट हो रहा है, तो x इंटू 10⁻⁻1 ग्राम ऑफ कॉपर एटम्स, ऐसा रहता है। हाँ नहीं, ग्राम एटम पूरा ग्राम लिखा रहता है। हाँ, मैंने भी तुम लोगों को ग्राम ही लिख के दिया था और बोला भी, तुम्हें भी बोला था जी लिखा हो तो ग्राम्स, जब ग्राम एटम लिखा हो तो मोल, समझा? ठीक है, बस इतना याद रहेगा तो ठीक है। क्या क्या? हाँ ये नहीं, तो ये जो है इसमें ग्राम्स ही पूछे, इसमें मास, दिस करस्पॉन्ड्स टू मास, चाहिए तो लिख के रखना बे, दिस करस्पॉन्ड्स टू मास, ठीक है, ग्राम ऑफ कॉपर एटम्स, तो प्रॉपर ये वर्ड है, समझा? डायरेक्ट ग्राम एटम हो तो मोल्स ही रहता है हमेशा, ग्राम मॉलिक्यूल्स भी मोल्स, ग्राम आयंस भी मोल्स, मोल कॉन्सेप्ट में ही था ये, यस, समझा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ Ag इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ O2, इतना तो समझ में आ रहा है सबको? ओके, अब O2 के लिए हम लोगों को वॉल्यूम देके रखा है, वॉल्यूम से सबसे इजी रहता है नंबर ऑफ मोल्स निकालना, विच इज 5600 अपॉन 22,400। ये कट, दिस 1 जा, दिस 4 जा, ये हो गए 1/4 मोल। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर निकालने चाहो, ये देखो भैया बेसिक चीज, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Ag इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ O2। अगेन एक सिंगल O का -2 चार्ज रहता है, O2 में 2 O2 माइनस आता है तो 4 हो जाता है एन फैक्टर, समझा? यस, तो यहां पे ये हो जाएगा 1/4 इंटू 4, तो ये आ गए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Ag विच इज 1। तुम ऑक्सीजन को 3 ले रहे थे आई गेस, गलती से Al का +3, तो वही मतलब ना। अब बट तुम यहाँ पे भी मतलब कुछ तो 3 से ही मल्टीप्लाई किया ना, कुछ वो बनाया था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बनाए थे, तो तुम्हारा आंसर नहीं, तुम्हारा आंसर 324 आना चाहिए था, फिर तुमने उधर भी गलती की है। चुप रह। अच्छा हाँ, ओके, बाद में डिवाइड किया, हाँ ओके, समझा। फिर बाद में नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर ऑफ Ag, n फैक्टर ऑफ Ag इज 1 विच इज इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1 मोल, एंड 1 मोल का मास रहता है मोलार मास, जो कि गिवन है। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आयनिक कंडक्टेंस। ये देखो भाई, 2 टाइप के कंडक्टिविटीज रहती है, ठीक है, एक रहती है इलेक्ट्रॉनिक एंड दूसरी रहती है आयनिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक तुम लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी
एंड आयनिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, चाहिए तो एक जगह पे लिख दो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी एंड आयनिक कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी में चार्ज कैरियर्स कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज कैरियर रहते हैं यहाँ पे। आयनिक कंडक्टिविटी में आयंस रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी हम लोग किस में देखते हैं? मेटल्स में। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑब्जर्व्ड इन मेटल्स। आयनिक कंडक्टिविटी किस में देखते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। वेरी नाइस। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर का रिलेशन, तो ये तुम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। अगर टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये सुना है ना बे? अब ध्यान दो बे, यहाँ पे टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है। क्यों डिक्रीज होते हैं वो भी समझ लो। आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है, आयंस तेज भागेंगे, स्पीड मिल जाएगी उनको, तो कंडक्टिविटी बढ़ती है एंड जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम दिखता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम होता है। क्यों होता है वो भी मतलब ये थियरी पार्ट में पूछा जा सकता है गलती से अगर पूछा तो। ठीक है, इधर तक कोई दिक्कत? अब हम लोग भाई मतलब फिजिक्स में जैसे रेजिस्टेंस एंड ऑल सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, इसमें भी अपने को कैलकुलेट करने सीखना है। ठीक है, स्टार्ट करें, ध्यान देंगे। तो पहले शुरू करते हैं रेजिस्टेंस से। ठीक है, तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस आर। ये देखो भाई, एक छोटी वायर है जिसमें करंट पास कर रहा हूँ, एक बड़ी वायर है जिसमें करंट पास कर रहा हूँ। ठीक है, किसमें करंट कम हो जाएगा, मतलब किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा फील होगा? बड़े वायर में, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर तक जाने में थोड़ा रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, इधर से इधर में कम आएगा। तो पहला पॉइंट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, दूसरा, लेंथ अगर सेम है बट एरिया बढ़ा दिया। अब मुझे बताओ कौन से वायर में से इलेक्ट्रॉन ज्यादा ट्रांसफर हो पाएंगे? मोटे वायर में। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो जैसे यहाँ पे एक टाइम पे 4 इलेक्ट्रॉन भाग पा रहे हैं। गेटिंग इट? तो 4 इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं मतलब यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ गई। कंडक्टिविटी बढ़ गई मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। फॉलोड? ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसमें कोई दिक्कत? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यस, इसमें कोई दिक्कत? दोनों को मिक्स कर दिया तो अपने को मिलता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, हाँ, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, वेयर रो इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। वेरी नाइस। अब इसको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्यों बोलते हैं? हाँ, बिकॉज ये एक यूनिट के लिए रहता है। स्पेसिफिक के वर्ड हमेशा एक के लिए आते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर मैं लेंथ ऑफ वायर 1 सेंटीमीटर ले लूं, हाँ दूसरी बात, इधर फिजिक्स का मीटर नहीं आता। हाँ ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग वायर्स के बारे में नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे हम लोग बैटरीज के बारे में पढ़ने वाले, छोटे छोटे। समझा ना? हम लोग बैटरीज पढ़ रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस में भी छोटे छोटे बीकर में रिएक्शन हो रही है, थोड़ी ना मीटर भर में हो रही है। वायर किलोमीटर मीटर जाती है, बैटरी सेंटीमीटर के रेंज में रहती है। तो वायर की लेंथ अगर मैं 1 सेंटीमीटर ले लूं एंड एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ले लूं, समझ में आ रहा है? तो इतने में जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ये समझा? तो रो इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और जस्ट रेजिस्टिविटी। इधर तक कोई दिक्कत? ओके, चलो अभी मतलब तुम लोगों को इतना अगर पता है तो हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। रेजिस्टिविटी हम लोगों को ज़्यादा पढ़ाया है, मतलब पढ़ना है ही नहीं। ठीक है, अपने को कंडक्टिविटी पढ़ना है। ठीक है, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ध्यान दो, एक्चुअल में ये 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे वायर्स नहीं यूज होते, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड्स। क्या यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रोड्स। तो मैंने एक इलेक्ट्रोड एनोड लिया, इसका एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाद में दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड लिया, इसका भी एरिया कितना है? एंड इन दोनों के बीच में जो मैंने डिस्टेंस रखा वो कितना है?
1 सेंटीमीटर। ए यहाँ पे लेंथ जो है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, समझा। एंड यहाँ पे जो एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, इसमें कोई दिक्कत। एंड फिर बाद में अगर मैं इतने एरिया में जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका वॉल्यूम पूछूं तो मुझे बताओ इतने एरिया में ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर क्यूब, समझा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट रहने वाला है उसका वॉल्यूम हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml, ये समझे। इसमें कोई दिक्कत। इतना सोल्यूशन जो रेजिस्टेंस दिखाएगा, इतना सोल्यूशन जो ये दोनों 1 1 कर दिया ना बे, तो इतना सोल्यूशन जो रेजिस्टेंस दिखाएगा दैट इज इक्वल टू, ये समझा क्या, डिस्टेंस मैंने 1 सेंटीमीटर किया, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किया, तो इतने सोल्यूशन के रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टिविटी। तो व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीनिंग समझा? ये पूछने नहीं वाले, मतलब रेजिस्टेंस अपने को है ही नहीं, अपने को कंडक्टेंस पढ़ना है, ठीक है। बट अभी तुम लोगों को ये अच्छे से पता था तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसके रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिख दो भाई, 1 यूनिट स्पेसिफिक क्यू बिकॉज 1 ml के लिए है, ठीक है। ओके, हाँ ये लिख दो, ये कंप्लीट कर दो, फिर बाद में आगे मैं डेफिनेशन दे दूंगा। बोलो। इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ये नहीं, ये आयंस के रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस है, राइट, सब कुछ आयंस। सब कुछ आंसर। ये इसलिए तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोड और लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड के बदले, वायर के बदले डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स लिया। वैसा ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस ट्रांसफर हो रहे हैं। हम लोग आयनिक कंडक्टिविटी, आयनिक रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, बताओ। ऐसे लिखना फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। अगेन ये पूछा जाने वाला है नहीं, ठीक है। लेस इंपॉर्टेंट भी चाहिए तो लिख देना वहां पे, या फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रो। बाद में मैंने एक क्वेश्चन ओपन किया था, पता है, जिसमें ऐसे ही कुछ तो था, फिर मैंने बुला रही है, अभी तक पढ़ा रही है, वो ये क्वेश्चन था, ठीक है। ओके चलो, तो बताओ। ओके, तो it is the resistance offered by, it is the resistance offered by 1 ml of electrolytic solution, ठीक है। it is the resistance offered by 1 ml of electrolytic solution, ठीक है। चलो भाई, इसको रेजिस्टेंस का नंबर 1 दे देते हैं। रेजिस्टेंस के बाद जरा इसका यूनिट भी देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट सबको पता है क्या रहता है? ओम्स, बराबर। रेजिस्टिविटी का अगर यूनिट पूछूं, वेरी नाइस, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी हो जाएगी रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम्स, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, तो ओम सेंटीमीटर। याद रखना भाई, यहाँ पे सारे यूनिट सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट बन गया ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तुम लोग सिंबल भी यूज कर सकते हो ओम्स का, ऐसे कुछ नहीं है। नेक्स्ट, सेकंड, रेजिस्टेंस के बाद क्या देखेंगे? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जी से दिखाते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स का मुझे पता नहीं क्या यूज होता है, ठीक है। हाँ, वो कंडक्टिविटी का कापा अलग, कंडक्टेंस नहीं पता। हाँ ओके, और वो के नहीं रहता है, वो कापा रहता है, ग्रीक अल्फाबेट है। हाँ ओके, वो कापा रहता है, ओके। अब तू मत बोल हाई फाई लैंग्वेज यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। मतलब बाकी कोई बोलता ना ऐसे तो ठीक था, ठीक है। जिज़ैमैन एंड क्या एंटागॉन अब यहाँ पे, हाँ वो कापा वही वाला, हाँ ये शिनचैन वाला है, यस। अब देखो बे, अरे हाँ सच्ची, वो उसको भी मतलब कापा नाम वो ग्रीक अल्फाबेट का ही है और कुछ नहीं है। अब तो यहाँ पे जी रेजिस्टेंस का उल्टा रहता है, पता है ना बे। तो जी डायरेक्ट लिख दो 1/R A/L, चलेगा। रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट उल्टा, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आया था उसका, हाँ सॉरी हाँ 1/R, ठीक है। एंड फिर बाद में फॉर्मूला अगर पुट करने जाओ तो 1/ρ A/L, हाँ माय बैड, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला उल्टा करके लिख दिया 1/ρ
एंड फिर बाद में ए जो नीचे था वो ऊपर चला गया एंड एल नीचे आ गया, ठीक है। ओके, कंडक्टेंस का यूनिट अगर मैं बोलूं तो ओम इनवर्स बराबर ऑल्सो कॉल्ड एज मो ओम इनवर्स उल्टा, ठीक है। एंड ऐसे भी सिंबल भी लिख सकते हो या फिर साइमन, ठीक है, साइमन गो बैक वाला साइमन, ठीक है। हाँ, वो तुम लोगों ने इलेक्ट्रिकल क्या हुआ, तुम लोगों ने इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड देखे साइमन कंपनी के, सिमेंस बोलते हैं उसको, सिमेंस, हाँ वो बराबर। तो वो साइंटिस्ट का नाम भी सिमेंस ही था, उसने ये ओपन की थी बाद में, मतलब वो उसने करंट वरंट बेचना भी शुरू किया था यूएस में, बाद में फिर बाद में अभी अपने इंडिया में स्विच बोर्ड आ गए उसके वैसा। हाँ वो नहीं पता, हाँ मतलब लिफ्ट भी उसकी रहती है, बट वो सेम बंदा है कि नहीं पता नहीं मुझे, मतलब सेम कंपनी है कि अलग कंपनी है क्या। क्यों, मतलब ये क्यों घटिया क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब देखा तो उसको मैंने वो एक हाथ वीडियो में देखा है, क्यों नहीं मतलब एक हाथ वीडियो मतलब ना, अच्छा ओके, अच्छा ओके, नहीं मैंने वो इंडिया गॉट लेटेंट में आया था ना तब देखा, हाँ वो देखा था, वो वीडियो देखा था, हाँ इतना याद नहीं मतलब, ओके ठीक है चलो, हाँ ओके। अब ये बस यहाँ पे तो 1 by रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, कापा, ठीक है। हाँ वो के नहीं रहता भैया, ऐसा सिंबल रहता है उसका, A by L, वेयर कापा इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, बस भाई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और एल्स कंडक्टिविटी, ठीक है। ए की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट कर देंगे, एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर पुट कर देंगे, तो जी बिकम्स कापा, ठीक है। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा बे, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml ऑफ सोल्यूशन। वापस डायग्राम बना के देने की जरूरत है, ओके। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एल इज डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, याद रखना। तो इसका भी फिजिकल सिग्निफिकेंस खुद से लिख देना, हाँ सॉरी, हाँ ओके। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml ऑफ सोल्यूशन, हाँ मतलब वही कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, चलो ठीक है। इसका यूनिट तो कापा के लिए फॉर्मूला रीअरेंज कर देते हैं, तो कापा के लिए फॉर्मूला बन जाएगा कापा इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। तो यूनिट बन जाता है पर ओम पर सेंटीमीटर, या फिर साइमन सेंटीमीटर, या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर, या फिर मो सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ओके। हाँ मो माया, ठीक है। एसी बंद किया है क्या, गर्मी तो ऐसी लगी बट रिमोट कहाँ है, पर आवाज आ रहा इधर तो आ रहा है सर, अभी इधर हवा आ रही है। पानी गिर रहा है, हवा नहीं आ रही। कूलिंग मोड पे है ना, चलो अब इधर तो कोई दिक्कत, अब बट एक दिक्कत बाद में आई, ध्यान दो बे, सुनो। अब अगर मैं कॉपर का रेजिस्टेंस या फिर कंडक्टेंस पूछूं, ठीक है, सॉरी कंडक्टिविटी, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अब ये और ये कॉपर वायर, ठीक है, दोनों के लिए जो कापा रहता है हाँ वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कॉपर से अगर तुम गोल्ड पे जाओगे तो बढ़ जाएगा, बेटर कंडक्टर एंड ऑल, समझ में आ रहा है।
तो फिजिक्स में ये कांस्टेंट ही है। केमिस्ट्री में एक दिक्कत आ गई, ध्यान दो भाई। केमिस्ट्री में ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय बस 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो अगर मैं 1 ml के दो अलग अलग सोल्यूशन ले लूं HCl के, बट एक HCl का सोल्यूशन जो है वो है 0.1 मोलार एंड एक है 1 मोलार HCl। अब मुझे बताओ किसके अंदर आयंस ज्यादा? 1 मोलार में आयंस ज्यादा, तो आयनिक कंडक्टिविटी भी समझ में आ रहा है। तो बट मटेरियल तो सेम है ना बे, मटेरियल तो HCl ही है, बट कॉन्सेंट्रेशन नहीं। सुनो सुनो सुनो, तो कॉपर जब हम लोग सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉलिड्स में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन हमेशा लेते हैं। हाँ, तो इम्प्योर हो गया मतलब वो भाई कॉपर ही नहीं रहा, वो कुछ मतलब सोल्यूशन फॉर्म में चला गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, यहाँ पे अभी भी ये HCl प्योर ही है। अरे कॉपर को डाइल्यूट कर सकते हैं क्या? इम्प्योरिटी इज अ डिफरेंट थिंग। तुम लोग अलग से कुछ बाहर से ऐड करोगे तो वो अलॉय फॉर्मेशन काइंड ऑफ हो गया, समझा? तो वो मिक्सचर बन गया। मैंने HCl में कुछ मिक्स किया है क्या? सिर्फ डाइल्यूट किया है। डाइल्यूशन का मीनिंग समझा? ठीक है। तो इम्प्योर मतलब अलॉय फॉर्मेशन हो गया काइंड ऑफ, तो वो मटेरियल चेंज हो गया, तो वैल्यू चेंज हो गई। बट यहाँ पे हम लोग HCl ही रख रहे हैं, सिर्फ पानी ऐड किया, पानी तो ऐड तो वो इम्प्योरिटी नहीं है, वो डाइल्यूशन हुआ। अरे इम्प्योरिटी मतलब तुम लिटरली मतलब कॉपर के अंदर सिल्वर ऐड कर दिया, गोल्ड ऐड कर दिया, जिंक ऐड कर दिया, तो वो मिक्सचर बन जाता है जिसमें उसका अलॉय फॉर्मेशन होने की वजह से फिर नेचर चेंज होता है। यहाँ पे वैसे थोड़ी ना कर रहे, नेचर चेंज नहीं हो रहा है वैसा, समझे? तो इधर पहला पॉइंट, कापा इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, जो कि नहीं आना चाहिए था ना। मतलब अगर HCl है तो HCl कोई भी रहने दो, वो वैसे के वैसे रहना चाहिए था। जब केमिस्ट्री में ऐसे कुछ काम नहीं करता तो नहीं तो अब मतलब देखो बे क्या मतलब, जैसे कि मास डिफरेंट आता है, कुछ ना कुछ होता है, तो हम लोग मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, समझा? केमिस्ट्री में कोई भी चीज जैसे मास से नहीं होती या फिर नेचर से नहीं होती, मोल्स से होती है। तो कंडक्टिविटी से काम नहीं चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने नया कंसेप्ट लाया, मोलार कंडक्टिविटी, मोलार मास जैसा। समझ में आ रहा है? ठीक है। मोलार मास, मास ऑफ 1 मोल, मोलार वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोलार कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल, और वो अनचेंज्ड रहेगा। हाँ काइंड ऑफ। अब तो इसीलिए इधर से हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट लाया, कौन सा? मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा, लैम्बडा m। ये कैपिटल लैम्बडा है। हाँ रत अबे ग्रीक अल्फाबेट, रुको बे रुको, इसे क्या बोलते हो? इसे क्या बोलते हो? तो फिजिक्स में क्यों नहीं पूछा बे ऐसा कभी कि इधर ये दोनों को सिग्मा, मतलब मुझे क्यों तकलीफ देते? स्मॉल सिग्मा, कैपिटल सिग्मा, स्मॉल लैम्बडा, कैपिटल लैम्बडा, ठीक है? अबे क्या मतलब फिजिक्स वाले कुछ भी पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं आती तुम लोगों को। तभी मैं पढ़ाता हूं तो तुम लोगों को ऑब्जेक्शन आ जाते हैं। सही है भाई, मतलब ये ठीक है। हाँ, अब यहाँ एक ये टाइम पास में ना एक छोटी सी बात रह गई, तो इसको हम लोग शॉर्ट में है ना, मतलब इस फॉर्मूला को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं G इंटू बी, ठीक है? बी इज कॉल्ड एज अ सेल कांस्टेंट, ओके? बी इज कॉल्ड एज अ सेल कांस्टेंट, ठीक है? बी L/A इसे बोलते हैं सेल कांस्टेंट, ठीक है? ये ध्यान दो बे, एक बार अगर कोई सेल बन गई तो उसमें लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड सेम, मतलब लेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड सेम एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड भी सेम। तुम लोग कंपनीज में मतलब बहुत सारी कंपनीज की सेल्स खरीदते हो, ड्यूरासेल बोलो, सेलो बोलो, निफॉन बोलो, उन सब में भी मतलब इलेक्ट्रोड्स है, वो सब सेल सेम बनती है ना बे, उनमें वो इलेक्ट्रोड की एरिया और लेंथ सेम टू सेम रहती है हमेशा। समझ में आ रहा है? तो वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए सेल कांस्टेंट, वो जनरली हम लोग चेंज नहीं करते वैसा, ठीक है? तो ये हम लोगों का एक छोटा सा फॉर्म बन जाता है और कुछ नहीं। सेल कांस्टेंट का यूनिट भी अगर गलती से पूछ लिया, क्या आएगा बे? मीटर मत बोलना, बोलो यार।
हाँ इधर सब कुछ मतलब वो बैटरी भी तुम लोग जो यूज करते हो सेंटीमीटर्स की रहती है, मीटर की नहीं रहती है, ठीक है। क्या इधर तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, मोलर कंडक्टिविटी, इसकी डेफिनेशन लिख दो। It is the conductance offered by, it is the, तावड़े, it is the conductance offered by, conductance offered by 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte in any volume of solution, in any volume of solution, ठीक है। It is the conductance offered by 1 mole of electrolyte in any volume of solution, ठीक है। कंडीशन क्या है, 1 मोल रहना चाहिए, फिर वॉल्यूम कुछ भी रहने दो, बट फिर यहाँ पे भी मतलब बट उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आता है, वॉल्यूम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो वैल्यूज चेंज होती है, बट 1 मोल रहना ही चाहिए, ठीक है वैसा। ओके, तो यहाँ पर अगेन ये देखो बे, मोलार मास जैसा नहीं है कि सॉलिड है अपने पास, लिक्विड में डिसॉल्व है, तो लिक्विड में 1 मोल इन सम वॉल्यूम, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मोल्स इन सम वॉल्यूम क्या हो जाता है, मोलरिटी हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लैम्बडा एम निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करते, लैम्बडा एम इज कंडक्टिविटी अपॉन मोलरिटी। मोलरिटी को हम लोग दिखा रहे हैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से, ये बुक्स में सी यूज होता है इसलिए, ठीक है। दिस इज नथिंग बट मोलरिटी, क्यों? बिकॉज हम लोग मोल्स जो है वो कुछ वॉल्यूम में डिसॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, समझा? ओके, अब यहाँ पे यूनिट्स की दिक्कत आ जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो भाई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कापा? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? मोल पर लीटर, याद है ना ये? तो ये दोनों के दोनों सेम हो रहे हैं क्या? नहीं, तो चलो बे कन्वर्जन करते हैं। अब ध्यान दो, 1 सेंटीमीटर कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 सेंटीमीटर क्यूब इज ऑल्सो कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 ml। समझ में आ रहा है? 1 लीटर इज इक्वल टू, करेक्ट, 1 सेंटीमीटर क्यूब कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 ml, तो 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, डायरेक्ट चलेगा, पक्का? ओके, बट अपने को 1 लीटर को नहीं कन्वर्ट करना है, अपने को 1 लीटर इनवर्स को करना है। समझ में आ रहा है? तो इसको अगर मैं इनवर्स करूंगा 1 लीटर इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, विच इज 1 लीटर इनवर्स इज नथिंग बट 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। ये समझा? ये ज्यादा कुछ नहीं, हम लोगों ने इसको ml में कन्वर्ट किया, जो कि हम लोगों ने मोलरिटी के क्वेश्चंस में भी बहुत बार किया था, लीटर में दिया रहेगा तो ml में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ में करने का वैसा वाला किया है, ठीक है। ओके, अब तो लैम्बडा m इज इक्वल टू कापा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन इनटू 10⁻³ अब यूनिट्स मस्त एकदम सेम टू सेम है, क्या है? साइमन सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, एंड यहाँ पे सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स, एंड यहाँ पे क्या हो गया? मोल सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है, समझा? ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा? 10⁻+3, ठीक है। तो लैम्बडा एम इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। याद रखना, इसमें एग्जाम में गलती से यूनिट कन्वर्जन करने बैठ मत जाना, हम लोगों ने पहले से यूनिट कन्वर्ट कर दी है, ठीक है। ओके, एंड इसका यूनिट बन जाएगा, अभी यूनिट क्या आ रहा है? ओके, साइमन पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर, समझा? और ओम इनवर्स, मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बोलो। देखो इधर ऊपर क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स, वो समझ आ गया। नीचे क्या है? लीटर इनवर्स। हाँ, अपने k/c into फिर 10⁻³ 10 सॉरी नहीं समझा, क्योंकि अपन तो यूनिट्स में चेंजेस कर रहे हैं ना, तो यूनिट चेंज करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर डालना पड़ेगा ना।
जैसे किलोग्राम को किलो में ग्राम में कन्वर्ट कर दो 10⁻3, तो वैसा ही मतलब 1 लीटर इस 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टिल दिस एनी डाउट? ओके, इनके क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है, इतने भी कुछ ऐसे ये नहीं रहते, बहुत इजी रहता है, सिर्फ फॉर्मूला कैसा है वो पता रहना चाहिए थोड़ा बहुत। ओके, अब जैसे मोलार कंडक्टिविटी रहती है वैसे ही तेरा लिख के हो गया, तू सीधे कर दूंगा मैं तेरे दांत, ब्रेसिस के खर्चे का बचा दूंगा। हाँ देखो ना, इधर इसमें कितने आयंस रहेंगे, मतलब इन दोनों में ज्यादा आयंस किसमें रहेंगे, इस वाले में रहेंगे। आयंस ज्यादा तो आयनिक कंडक्टिविटी भी ज्यादा, आयनिक कंडक्टिविटी ड्यू टू आयंस ना। ज्यादा चार्ज कैरियर्स। ये ऊपर वाले में लिख देना चाहिए तो कि मोर नंबर ऑफ आयंस देयरफॉर कापा इज हायर, ठीक है, मोर नंबर 4। ये दोनों के दोनों सेम टू सेम है। मोलार के लिए मोलारिटी यूज होती है, इक्विवेलेंट्स के लिए क्या यूज करेंगे, मोलारिटी के, सुनो बैच, मोलार के लिए मोलारिटी, तो इक्विवेलेंट्स के लिए क्या बोला बे तू, इक्विवेलेंटी, अबे नॉर्मेलिटी क्या यूज करेंगे, अबे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इज नॉर्मेलिटी। दिन ब दिन मतलब मेरे एक्सपेक्टेशंस कम होते जा रही है। कैसे होगा बे? इसमें अभी यूनिट कन्वर्जन एंड ऑल करने की जरूरत नहीं है ना, उधर भी नीचे वॉल्यूम लीटर में रहता है तो इंटू 1000 आएगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट बिकम्स साइमन इक्विवेलेंट इनवर्स, मोल इनवर्स के बदले इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का यूनिट इक्विवेलेंट्स ही रहता है। इक्यू इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर ओम इनवर्स इक्यू इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन लैम्बडा एम एंड लैम्बडा एन इक्यू, ठीक है। अब यहां इसको लैम्बडा एन भी लिखते हैं, एन एन नॉर्मलिटी का। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लैम्बडा एम, तो कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करने का इंटू 1000, ठीक है। एंड व्हाट इज द कांस्टेंट फॉर्मूला फॉर लैम्बडा एन, कापा अपॉन एन इंटू 1000। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, m इंटू एन फैक्टर, वेरी नाइस, ठीक है। तो नॉर्मलिटी इज मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ये कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी है, भूलना मत चाहिए, तो वापस लिख देता हूँ, दिस इज नथिंग बट मोलरिटी। ओके, तो अगर मैं लैम्बडा एन के फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट कर दूं, कापा अपॉन मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू 1000, दिख रहा है क्या भाई? दिखा अभी, कापा अपॉन मोलरिटी इंटू 1000 क्या है, लैम्बडा एम, ठीक है। तो लैम्बडा एन, यस, तो लैम्बडा एन इज इक्वल टू लैम्बडा एम अपॉन एन फैक्टर, और एल्स लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा एन इंटू एन फैक्टर। इसमें गड़बड़ करने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तुम लोग 11th से सीख रहे हो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, यहाँ पे ये मोलरिटी का मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस इंटू एन फैक्टर, उल्टा हो गया फॉर्मूला, क्योंकि वो डिवीजन में था ना, तो वो इनवर्स हो गया, ठीक है। तो गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कुछ नहीं। चलो, बहुत लोगों का आंसर आ गया है तो आंसर डाल देते हैं, ठीक है। एंड देखो बे, यहाँ पे कैसा है, हम लोगों को मोलार कंडक्टिविटी पूछा है, विच इज कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन into 1000, but they have not given specific conductivity, they have given resistivity. So resistivity is inverse of conductivity,
तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना दिया है वो 5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.8 इंटू 1000 समझा। तो ये हो जाएगा 41 1/4 इंटू 10⁻6 which can be written as 0.25 into 10⁻6 which is 25 into 10⁻4 सिंपल था। ठीक है चलो भाई बहुत लोगों का आंसर आ गया ए। ओके अब किसी को अगर दिक्कत होगी यहाँ पे क्या करना है लैम्बडा m1 बाय लैम्बडा m2 करना है। ठीक है कंडक्टिविटी इज सेम तो वो सेम टू सेम रखो। कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो 10 मोल बाय 20 इंटू 10⁻³ लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं बट गलती से अगर उन्होंने सेकंड टाइम पे लीटर दे दिया एक और एक ml में दे दिया तो ये पता रहना चाहिए। ठीक अबे तो पता तो करेक्ट मेथड तो पता रहनी चाहिए ना बे क्या है तो भलाई का जमाना ही नहीं है सालों करेक्ट पढ़ा रहा हूं तो भी दिक्कत है। एंड फिर ये 1000 अपॉन 20 अपॉन 80 इंटू 10⁻³ ठीक है वो 10⁻³ नहीं लिख रहे हो तो गलती होने के चांसेस है वो तुम लोगों को पता रहना चाहिए। हम लोगों ने लीटर में पहले से मतलब वो लिया है। ठीक है ये 1000 क्यों ऐड किया बिकॉज लीटर में कन्वर्ट किया है हम लोगों ने मतलब ml वैसा। ठीक है ये कट ठीक है 10 1 जा 10 2 जा 21 जा 24 जा 2 1 जा 2 जा समझे। ओके तो ये चीज डिवीजन के डिवीजन में नहीं रुको कापा कैंसिल करते 1000 कैंसिल करते हैं मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। लैम्बडा m1 बाय लैम्बडा m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/2 करेक्ट है 1 अपॉन 1/2 ठीक है तो ये उल्टा होगा करेक्ट जा रहा हूं मैं क्योंकि बहुत कुछ ऐसे कैंसिल किया मेरे को कंफ्यूजन होने लग गया। क्या गलत गया है 1/2 आएगा 1 अपॉन 1/2 हाँ अरे ये 1 अपॉन 1/2 है। ओके हाँ ये यहाँ पे भी डिवीजन में है सॉरी हाँ ओके भाई इतना सब ऐसे लिखा है तुम करेक्ट हाँ तो 1 अपॉन 1/2 ओके हाँ यस हाँ ना ये ऐसे ही है ना मतलब ये डिवीजन के डिवीजन में और एक डिवीजन घुसेड़ दिया है हम लोगों ने। हाँ माय बैड ओके तो ये हाफ आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1/2 अब ये डिवीजन के डिवीजन ऊपर 1/2 ठीक है फिर बाद में 2 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 ठीक है समझा ए चुप रहे। हाँ इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ यूनिट्स देख के हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर तुम लोगों ने यूनिट्स देखा तो आंसर किसके यूनिट में चाहिए तो सेंटीमीटर इनवर्स वाली एक टर्म दिख रही है बट इसके साथ ओम इनवर्स चिपका हुआ है तो ओम इनवर्स को ओम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। समझा इतना करके फॉर्मूला से भी आ जाएगा। यस फॉर्मूला से मतलब मेथड बताऊंगा फॉर्मूला से बट ए समझा इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है तो तुम लोगों को इतना ही करना था 1750 इंटू 0.152 इंटू 10⁻² -3 और 10⁻³ वैसे रखना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो you'll get your आंसर। ठीक है ओके अब देखो भाई सेल कांस्टेंट पूछा है सेल कांस्टेंट ही पूछा ना सेल कांस्टेंट पूछा है। सेल कांस्टेंट अगर पूछा है तो G इज इक्वल टू K इंटू B तो B इज इक्वल टू G बाय K। मेरे ख्याल से कंडक्टिविटी देके रखी है कंडक्टिविटी ये है बट कंडक्टेंस नहीं दिया है G नहीं दिया है रेजिस्टेंस दिया है तो रेजिस्टेंस इज 1/R। फॉर्मूला उल्टा लिखा है ओके फॉर्मूला क्या है हाँ ओके K इज इक्वल टू G बाय G इंटू B ओके K इज इक्वल टू G इंटू B इधर आंसर आ गया तो बहुत ऐसे यूनिटी ले लिया। ओके तो B इज इक्वल टू K बाई G हाँ कापा बाय G एंड G इज 1/R तो K इंटू R मतलब कापा इंटू R ठीक है समझा। रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में डाल दो हाँ मतलब वो उल्टा करके भी तुम हाँ रेजिस्टेंस से अगर जाएंगे हाँ वैसा भी चलेगा ओके तो आंसर आ रहा है 266। OPH वाला भी नहीं आया था तुम लोगों को
TH वाला सही आया था सही आज भी फाइनली 100% करेक्ट चल रहा है so actually catch it उसमें so 2 minutes so पंजा लगाने का टाइम आ गया बाय बाय नहीं ये क्या फालतूगिरी करा रहा हो बे